नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में हम 3 सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। एक तो पहला सवाल ये, जैसा आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जैसा स्टेटमेंट रहा आज का, कि मीडिया को यह कहा कि इजरायल को बिना देरी किए हुए ईरान के जो परमाणु ठिकाने उन पर हमला कर देना चाहिए। फिर यह भी कहा कि इजरायल ने अगर मन बना लिया है तो अमेरिका चाहकर भी उसको नहीं रोक सकता। तो इससे अच्छा यह है कि अमेरिका को खुलकर इजरायल का इस संबंध में साथ देना चाहिए। ये मीडिया वाले भागे भागे गए जो बाइडेन के पास में और जो बाइडेन से पूछा कि क्या इजरायल को ईरान के उन परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए। जो बाइडेन, हंसते हुए जो बाइडेन, इन्होंने कहा नहीं, परमाणु ठिकानों पर तो हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, इसके जो तेल के डिपो हैं उन तेल के डिपो में आग लगा देनी चाहिए। तो जिन 3 सवालों का हम जवाब ढूंढेंगे, उसमें पहला सवाल यह है कि अगर इस प्रकार से इजरायल के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाता है या ईरान के ऊपर कोई एटम बॉम्ब गिराया जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। जबकि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 किलोग्राम यूरेनियम को फूंकने का मतलब यह नहीं कि उसमें तिल्ली लेके आग लगाई जाती है। एक अलग चेन रिएक्शन होती है, न्यूट्रॉन्स की बौछार करनी पड़ती है। सरल सी भाषा में समझाने के लिए कह रहा हूं आपको कि 1 किलोग्राम यूरेनियम को फूंकने में जितनी एनर्जी निकलती है, उतनी ही एनर्जी के लिए आपको लगभग कितना 27 लाख किलोग्राम कोयला फूंकना पड़ेगा, तब इतनी एनर्जी निकलेगी जितनी 1 किलोग्राम यूरेनियम से निकलती है। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। तो इसका क्या इंपैक्ट होगा कि अगर इस प्रकार का कोई एटम बॉम्ब गिरा देता है या उसकी न्यूक्लियर साइट पर हमला करता है और वहां पर ईरान के पास में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो जैसे दुनिया का यह मानना है, कुछ देश ये मानते हैं कि नहीं, ईरान के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन वो बहुत तेजी से इस फील्ड में काम कर रहा है और कभी भी दुनिया को सरप्राइज कर सकता है। बहुत सारे देश ये मानते हैं कि नहीं, उसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है और उसने दुनिया को अभी तक सरप्राइज नहीं किया है, लेकिन 3 से 5 की संख्या में उसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, ऐसा मानना है। तो पहला सवाल यह है, इंपैक्ट क्या होगा इसका अगर इस प्रकार से कुछ होता है तो। ये इस प्रकार का एक बवंडर उठता है, क्या मतलब है इसकी अभी बात करूंगा। दूसरा सवाल ये, लगभग 5 वर्षों बाद ईरान के जो सर्वोच्च लीडर हैं अयातुल्लाह खमनी, इन्होंने सार्वजनिक मंच पर अपनी उपस्थिति दी, इस प्रकार से लाखों की अपनी जो देश की भीड़ है, जनता है, उसको संबोधित किया। AK-47 लेकर ये पहुंचे। इस उपस्थिति के मायने क्या है, इस पर बात करेंगे। तीसरा, खमनेई ने यह कहा कि मुस्लिमों एक हो जाओ, लेकिन शिया और सुन्नी के जो वर्चस्व की लड़ाई है, तो तीसरा सवाल यह निकल कर आता है, क्या रीजन है कि सऊदी अरब ईरान को सपोर्ट नहीं करता। दोनों के बीच में आपसी क्या वर्चस्व की लड़ाई है, कैसे अपने अपने प्रॉक्सी इन्होंने संगठन बना रखे हैं। तीसरा, हम इस विषय पर बात करेंगे। यह भी हो सकता है इस युद्ध में कि इजराइल और अमेरिका जब इस पर टूट पड़े तो ये यहां पर ईरान इधर तो डिस्टर्बेंस पैदा करेगा ही करेगा, और यह भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ईरान के द्वारा सऊदी अरब के जो तेल डिपो हैं उन तेल डिपो को भी फूंक दिया जाए, क्योंकि दोनों के मध्य 36 का आंकड़ा है। तो एक एक करके हम सवालों का जवाब ढूंढते हैं। पहला सवाल इधर आ जाओ, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने पर क्या होता है। उससे पहले जरा ये तो देख लें कि इनकी न्यूक्लियर साइट कौन कौन सी है। ये ईरान का मैप। ईरान जो शिया मुस्लिम बाहुल्य देश है, ये कुछ साइट है ईरान में जिनके बारे में कहा जाता है कि इसके परमाणु कार्यक्रम से संबंधित ये साइट है। और यहां पर धरातल के, जमीन के बहुत नीचे, बहुत अंडरग्राउंड में इस प्रकार का ये प्रोजेक्ट ईरान के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, बहुत तेजी से चलाया जा रहा है, और ईरान कभी भी दुनिया को सरप्राइज कर सकता है। और या तो आज ईरान के पास में 3 या 5 की संख्या में एटम बॉम्ब है, या जल्दी ही इतनी तेजी से काम कर रहा है कि वो एटम बॉम्ब प्राप्त कर लेगा। कुछ एक साइट जो बताई जा रही है, एक तो ये नातांज, ये वाली, इसके अलावा इसके ऊपर ये फोर्दो, ये वाले, इसके अलावा ये हस्तेर्ग, और इसके अलावा इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा और भी कुछ साइट्स हो सकती हैं ईरान में जो इनके परमाणु कार्यक्रम से या यूरेनियम से रिलेटेड है। दरअसल परमाणु बम बनाने में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 ये काम में लिया जाता है। यूरेनियम की और भी कैटेगरी होती है, यूरेनियम 234 भी होता है, 235 भी है, 238 भी है, लेकिन 235 काम में लिया जाता है एटॉमिक बम बनाने के लिए। तो इजराइल अगर अटैक करता है तो इन साइट को अपना निशाना बना सकता है। इन साइट के साथ साथ यहां के जो तेल डिपो हैं उनको भी निशाना बना सकता है। अगर
वॉर बहुत ज्यादा बढ़ती है और कोई एटम बॉम्ब गिरा दिया जाए तो क्या होगा, सुनना बात को, स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। जहां पर एटम बॉम्ब गिरेगा वहां सबसे पहले इस प्रकार का बवंडर उठेगा। इसको बोला जाता है क्लाउड मशरूम, मतलब एक बादल बनता है मशरूम की शेप का। मशरूम की सब्जी आपने कभी खाई होगी या मशरूम कभी आपने देखा होगा, इस प्रकार से दिखता है। मान लो यहां पर यह बॉम्ब अगर गिरा दिया और आप आसपास की 60-70 किलोमीटर की परिधि में, लगभग इतनी परिधि में आप हैं, तो सबसे पहले तो आंखें चौंधिया जाएंगी। बहुत तेज रोशनी उत्पन्न होती है, वो रोशनी व्यक्ति को अंधा कर देती है। उस रोशनी के तुरंत बाद एक हीट वेव निकल कर आती है। ये एक मतलब एक जो होता है धक्का सा लगेगा, इतनी तेजी से एक गर्म एक लहर निकल कर आती है जो व्यक्ति को गड़ा देगी। ये इंपैक्ट तो आता है शुरुआत में इस आसपास के कुछ किलोमीटर की परिधि में। बाद में क्या होता है, चेन रिएक्शन जब चलती है, दरअसल यूरेनियम का जो एटम होता है वो एटम टूटता जाता है। न्यूक्लियर इसमें न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स बार बार उस एटम पर पड़ते हैं और बार बार उसको तोड़ते जाते हैं। इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन, मतलब परमाणु विखंडन। विखंडन का मतलब लगातार टूटता है, टूटने से एनर्जी रिलीज होती है, फिर टूटता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है और बहुत सारा यहां पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलता है। ये रेडिएशन आसपास की जितनी भी हवा है, पानी है, मिट्टी है, इन सब को प्रदूषित कर देता है। ये रेडिएशन आपके शरीर में जाएगा, आपके डीएनए तक को तहस नहस कर देगा, आपकी कोशिकाओं को बर्बाद कर देगा और इस रेडिएशन का असर आने वाली कई पीढ़ियों तक होता है। 2,500 से 3,000 सालों तक लगभग इस रेडिएशन का असर होता है। मतलब 100-200 साल भी हम देखें या 400-500 साल भी देखें तो भी यहां की पुश्तें जो हैं वो लगातार अपाहिज और अपंग पैदा होती रहेंगी। कब तक, जब तक इस रेडिएशन का प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता। और लगभग इसका पूर्ण रूप से समाप्त होने में 2,500 से 3,000 वर्ष लगते हैं, इतना बताया जाता है। हालांकि आज भी अगर हम देखें तो अमेरिका के द्वारा 1945 में जापान पर 2 एटम बॉम्ब गिराए गए थे। एक हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, जिस एटम बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। दूसरा एटम बॉम्ब इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था फैटमैन। आज भी वहां पर, अभी आज भी पूरे 100 साल तो नहीं हुए, 1945 की बात है, आज भी वहां की जो पीढ़ियां हैं वो अपाहिज और अपंग पैदा होती हैं। ये जो रेडिएशन है मतलब एक प्रकार से पोल्यूशन है, ये प्रदूषण है। ये प्रदूषण लगातार कई वर्षों तक रहता है। इसका इंपैक्ट ये होता है, शुरुआती क्या होता है और लंबे समय तक क्या होता है। दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। खामनेई की इस उपस्थिति का क्या अर्थ है, क्या मायने हैं। इजराइल ने हमास पर अटैक किया। हमास का जो चीफ था वो ईरान में छुपा हुआ था, हानिया। ईरान में अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की सहायता से उसको उड़ा दिया ईरान के अंदर ही। फिर ईरान ने कुछ मिसाइलें बरसाई इजराइल के ऊपर और फिर ईरान जो है शांत बैठ गया। उसके बाद इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया। लेबनान का जो चीफ था नसरुल्लाह, उसको मार दिया। ये हिजबुल्लाह का जो चीफ था आपका नसरुल्लाह, उसको मार दिया। हिजबुल्लाह का फिर नया चीफ बनाया गया, इजराइल ने उसको भी सल्टा दिया, उसको भी मार दिया। तब से ये कहा जा रहा था कि ईरान का जो सर्वोच्च लीडर है खामनेई, हमारी इस प्रतिक्रिया से, इन सैन्य अभियान से डर गया और डरने के बाद कहीं जाकर बिल में घुस गया, बिल में छुप गया कि अगर मैं सामने आ गया तो इजराइल मेरे को सल्टा देगा। तो इसीलिए इजराइल को और अमेरिका को यह मैसेज देने के लिए कि मैं बिल में कहीं पर नहीं घुसा हुआ हूं, मैं देखो खुले मंच पर हूं। 4 या 5 वर्ष बाद ये खुले मंच पर आए और हाथ में AK-47 लेकर आए और इजराइल और अमेरिका को यहां से खुले मंच से चेतावनी दी है। इजराइल के लिए यह कहा है कि इजराइल को जरूर निश्चित रूप से खत्म कर दिया जाएगा, ये ऐसी चेतावनी दी है। मतलब कहने का अर्थ सीधा सा यह है कि अपनी देश की जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए कि कहीं मैं छुपा हुआ नहीं हूं और देखो खुले मंच से मैं इस प्रकार से ये घोषणा करता हूं। इसका ये सीधा सा ये मायने इसका समझ में आता है। तीसरा, खामनेई ने यह कहा कि मुस्लिमों एक हो जाओ और इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में हम इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा और इजराइल को हमको खत्म करना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने कहा। क्या कारण है फिर भी ईरान और सऊदी अरब ये इकट्ठे क्यों नहीं आ पा रहे? इनके बीच में क्या दिक्कत चल रही है, इनके बीच में क्या टेंशन चल रही है? दरअसल ये पूरा जो विवाद है ये है शिया वर्सेस सुन्नी का। थोड़ा सा मैं आपको कुछ घटनाओं की तरफ लेकर चलता हूं, उसके बाद फिर मैं इस विषय पर आता हूं। मैं ईरान के राजा से मिलाता हूं आपको, आज नहीं, पहले जो ईरान के राजा थे उनसे मिलाता हूं।
आपको अगर YouTube पर या सोशल मीडिया पर ईरान के 1980 से पहले के कुछ वीडियोस आप देखना, महिलाएं किस प्रकार के वस्त्र वहां पहना करती थी, किस प्रकार से वहां खुली सोच थी। आप जब इस प्रकार के वीडियो देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अच्छा, ईरान कभी ऐसा देश हुआ करता था। ईरान में पहले राजतंत्र था 1979-80 से पहले। ये ईरान के शासक थे। ये इनका नाम पहलवी था, क्या नाम है इनका, रजा शाह पहलवी। ये देखो, रजा शाह पहलवी बड़े ओपन माइंड व्यक्ति थे, उदार व्यक्ति थे, और ये चाहते थे कि मेरे देश में भी पूरा वेस्टर्नाइजेशन हो जाए, पश्चिमीकरण हो जाए, और उस पश्चिमीकरण को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता दी, इसके अलावा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, और महिलाएं जैसे कपड़े पहनना चाहती थी उस प्रकार के कपड़े पहन सकती थी। जैसा आज तो हम देखते हैं कि ईरान में महिलाएं और महिलाओं के साथ में कुछ पुरुष भी इस बात का विरोध करते हैं, वहां हिजाब का और बुर्के का, उसके कारण बहुत वहां पर आंदोलन भी हो रहे थे ईरान में। लेकिन इनके समय कपड़ों को लेकर इस प्रकार से नहीं था, महिलाओं को बहुत सारी स्वतंत्रता दी थी। इनके द्वारा एक लेटर भी लिखा गया था सऊदी अरब को। उस समय ईरान सऊदी अरब का भी दोस्त था, इजराइल का भी दोस्त था, अमेरिका का भी दोस्त था। तो सऊदी अरब को एक लेटर भी इनके द्वारा लिखा गया था, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, कि हमको और ज्यादा खुला ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, महिलाओं को और ज्यादा स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, कुछ इस प्रकार की, मतलब लिबरल राजा थे वहां के। ये बात वहां के संगठनों को पसंद नहीं आई। उन्होंने आंदोलन किया, जिसको हम इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और 1979-80 के आसपास इनको हटा दिया गया गद्दी से। ये देश छोड़कर भाग गए, कई जगह भटकते रहे, और अंततः मिस्र में जो एक जगह आती है काहिरा, वहां पर जाकर इनकी डेथ हो गई 1980 के लगभग में। खामनेई का शासन यहां पर स्थापित हो गया, और जो उदार शासन था उस उदार शासन को कट्टर शासन में बदल दिया गया। इनकी दोस्ती थी इजराइल के साथ में। अब ईरान में जो नया शासन आया उसने तय किया कि नहीं, इजराइल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इजराइल का अस्तित्व कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि ईरान की सीधे इजराइल के साथ में तो कोई बॉर्डर लगती नहीं। तो अब ईरान ने अपनी पॉलिसीज में चेंज किया कि अमेरिका के साथ में जो हमारी मित्रता थी या इजराइल के साथ में जो हमारी मित्रता थी, ये करते हम समाप्त, और इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करके रहेंगे। अब कैसे समाप्त करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, ईरान ने अपने कुछ प्रॉक्सी संगठन बनाए। ईरान शिया मुस्लिम कंट्री है, और आसपास में जितने भी जो शिया लोग थे उनको सपोर्ट करना शुरू किया, और उनको हथियार सप्लाई करने शुरू किए, ताकि इस पूरे रीजन में, समझना इस पूरी पॉलिटिक्स को, ताकि इस पूरे रीजन में शियाओं की डोमिनेंस हो जाए, उनका प्रभाव स्थापित हो जाए। यहां अगर हम देखें, हिजबुल्लाह लेबनान में एक शिया ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा इराक में जो था सद्दाम हुसैन का शासन था, ये सद्दाम हुसैन देखना। और ये भी देखो, बड़े आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि शुरुआत में अमेरिका सपोर्ट करता था सद्दाम हुसैन को, समझना खैर एक चीजों को, पहले मैं अभी आऊंगा धीरे धीरे। इराक में ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो शिया थी, लेकिन सत्ता पर सुन्नी थे, और शासन की बागडोर थी सद्दाम हुसैन के हाथ में। जब शियाओं को प्रमोट करना शुरू किया इसने, ईरान ने, तो सद्दाम हुसैन को यह टेंशन हुई कि यहां पर मेरे इराक में ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो शिया है, और कहीं ये मेरा तख्ता ना पलट कर दें। उसके कारण 1980s में सद्दाम हुसैन ने इराक पर हमला कर दिया, और सद्दाम हुसैन जीत भी गए, और अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इस चीज में सपोर्ट किया था। अब आगे चलकर देखो क्या हुआ कि अमेरिका का ही बनाया हुआ मोहरा, और आगे चलकर अमेरिका ने पकड़ा और सद्दाम हुसैन को फांसी लगा दी। इस पर हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। वापस विषय पर आओ कि ईरान ने जो आसपास में जो शिया थे उनको प्रमोट करना शुरू किया, उनका संगठन बनाना शुरू किया, और उनको हथियार सप्लाई करनी शुरू की। जैसे यहां पर आप आ जाओ, लेबनान का हिजबुल्लाह शिया थे, इनको प्रमोट करना शुरू किया। इसके अलावा सीरिया में जो शिया थे, इराक में जो शिया थे। हालांकि ये एक अपवाद है कि गाजा स्ट्रिप जो है, जहां पर हमास था, हमास में सुन्नी मेजोरिटी थी, लेकिन इजराइल के खिलाफ सपोर्ट करने के लिए इन लोगों को यहां सपोर्ट किया, हमास वालों को, इनको भी हथियार सप्लाई किए। और इसके अलावा सऊदी अरब के नीचे यहां पर ये जो हिस्सा है यमन, यहां के जो शिया बाहुल्य थे हुती संगठन, उनको सपोर्ट करना शुरू किया। मतलब अपनी अपनी प्रॉक्सी बना दी इसने। प्रॉक्सी का मतलब यह है कि इन देशों से ईरान सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो इसने अपने अपने संगठन बनाए, शिया मेजोरिटी वाले, उन लोगों को हथियार सप्लाई करने शुरू किए। ईरान के कहने पर वो चलते, तो एक प्रकार से ईरान की प्रॉक्सी हो गई, प्रॉक्सी संगठन हो गए। इसके कारण दिक्कत हुई सऊदी अरब को, जो सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। इन सब के कारण इस पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में ईरान का डोमिनेंस बढ़ रहा था, ईरान का प्रभाव और वर्चस्व बढ़ रहा था। यह बात सऊदी अरब को हजम नहीं हुई कि ईरान अपना प्रभाव कैसे बढ़ा सकता है। तो इसके कारण जहां जहां ईरान ने इस पूरे क्षेत्र में
अपने प्रॉक्सी संगठन बनाने शुरू किए, उसके पैरेलल में सऊदी अरब ने भी अपने अपने प्रॉक्सी संगठन बना दिए। यमन में भी बना दिया, इराक में भी बना दिया, सीरिया में भी बना दिया, और इसके अलावा लेबनान में भी बना दिया। तो ये लड़ाई हुई दोनों में, शिया और सुन्नी में कौन सर्वोच्च है, किसका वर्चस्व रहेगा। उस वर्चस्व के कारण यहां इन दोनों की सीधे लड़ाई चलती है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं चलती, लेकिन अपने प्रॉक्सी संगठन के माध्यम से चलती है। यह भी कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को इजराइल जब इस पर अटैक करेगा ईरान पर, और ईरान को लगेगा कि मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ईरान अपने यहां से सऊदी अरब को भी टारगेट कर सकता है। और यहां के, क्योंकि सऊदी अरब जो है ये अमेरिका को सपोर्ट करता है, अमेरिकी फेवर का देश है, तो इसके जो तेल डिपो हैं उन तेल डिपो को ईरान के द्वारा हो सकता है नष्ट किया जा सकता है, आग लगाई जा सकती है। तो तीसरा हमारा जो ये सवाल था कि क्या रीजन है कि सऊदी अरब या ये जो मुस्लिम कंट्री है, सुन्नी मुस्लिम कंट्री, ये ईरान को सपोर्ट क्यों नहीं करती है। उसका कारण सीधा सा यह है कि ईरान इस क्षेत्र में जो अपनी पॉलिटिक्स करता है, शियाओं का वर्चस्व स्थापित करने की, वो बात सुन्नी मुसलमानों को अच्छी नहीं लगती, जैसे सऊदी अरब को, कि केवल तुम्हारा ही इस क्षेत्र में वर्चस्व कैसे स्थापित हो। तो अपना खुद का वर्चस्व स्थापित करने के लिए इन दोनों के बीच में इस प्रकार से 36 का आंकड़ा चलता रहता है। अब ध्यान देना, अच्छा कुछ और था क्या जो इसमें मैंने नहीं, हो गया, ठीक है, कंप्लीट है। तो इस वीडियो में हमको उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, तीनों सवालों का जवाब मिला होगा कि एटम बॉम्ब गिराया जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, खामनेई की जो सार्वजनिक उपस्थिति है इसके क्या मायने हैं, और क्या रीजन है कि सुन्नी मुस्लिम कंट्री जो है जैसे सऊदी अरब, ये ईरान को सपोर्ट क्यों नहीं करता है। ये भारद्वाज क्लासेस का नया चैनल है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आप शेयर करें। उम्मीद है जिस प्रकार से आपका स्नेह भारद्वाज क्लासेस के मुख्य चैनल को मिला, इस चैनल को भी उसी प्रकार से आपका स्नेह मिलता रहेगा। थैंक यू।